आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 1 का एक पेपर डील कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका कि नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसका पेपर कोड है CC कॉम 102। और हम लोग इस पेपर के यूनिट 5 में हैं। जो पांचवा यूनिट जो है ना, वो ट्रेड साइकिल्स एंड दी ओपन इकोनॉमी है। और इसी में हमारा एक टॉपिक है एक्सचेंज रेट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पर्पज से भी हमारा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सचेंज रेट से आप क्या समझते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। आप सभी जानते हैं एक्सचेंज रेट, अक्सर हम लोग बात करते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि आज जो है हमारा जो इंडियन करेंसी है, उसका जो वैल्यू है वो गिरा या बढ़ा, ऐसे सुनते होंगे न्यूज़ में। जैसे कि अभी जो है लगभग 74 to 75 रुपीज़ के आसपास है। मतलब अगर $1 जो अगर है, एक डॉलर के बदले में हमको अभी जो है अपना जो इंडियन करेंसी है, अगर $1 हमको परचेज करना है तो हमको करीब 74 to 75 रुपीज़ देना है। तो ये एक तरह का एक्सचेंज रेट है, यही ना एक्सचेंज रेट हुआ। मतलब हमको $1 अगर खरीदना है तो हमको हमारा जो इंडियन करेंसी है उसको हमको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो लगभग 74 पॉइंट समथिंग जो भी आज का रेट है वो देना पड़ेगा। तो जिस रेट पे एक मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि जिस रेट पे या कि किसी फॉरेन करेंसी को एक्वायर करने के लिए आप अपने होम करेंसी का कितना रुपया खर्च करते हैं, कितने यूनिट को खर्च करना पड़ता है, तो जो जिस रेट पे कन्वर्जन हो रहा ना, एक्सचेंज हो रहा है, उसी को हम एक्सचेंज रेट कहेंगे। मतलब एक दूसरे देश के करेंसी को एक्वायर करने के लिए आपको अपने होम करेंसी का कितना यूनिट देना पड़ता है ना। तो जो एक्सचेंज का रेट है ना, जितना रुपया देना पड़ा वही एक्सचेंज रेट हो जाएगा। देखिए ना, आसान है। एन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस, कह रहा कि एक प्राइस है ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। वही कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है, प्राइस है किसी देश के कंट्री के करेंसी का इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। मान लीजिए हम लोग इंडियन हैं, तो इंडियन करेंसी का दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में क्या प्राइस है ना। एक्सचेंज रेट क्या है, प्राइस है, अभी कह रहा। इन अदर वर्ड्स, इट रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी a consumer can buy with 1 unit of their home currency। मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट को हम खरीद पाते हैं विथ 1 unit ऑफ देयर होम करेंसी। हम अपने होम करेंसी को एक यूनिट देंगे तो दूसरे देश का जो यूनिट है, करेंसी है, वो कितना हमको एक्वायर होगा, है ना। इसी को रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज रेट। मतलब आज अगर हम ₹1 अगर खर्च करें, मान लीजिए इंडियन करेंसी की बात करें, तो हमको उसके बदले में हमको, अगर हम डॉलर की बात करते हैं, US डॉलर, तो हमको कितना डॉलर मिलेगा। तो जितना मिलेगा, मान लीजिए ₹1 खर्च करते हैं, 1 यूनिट खर्च करते हैं, तो उसके बदले में हमको कितना यूनिट मिलेगा, है ना। तो ये जो मिलेगा ना, जितना मिलेगा वही हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। In other words, it represents how many units of a foreign currency, हाँ, a consumer can buy। फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट को खरीद सकता है बाई विथ 1 unit ऑफ देयर होम करेंसी। मतलब ₹1 हम देंगे तो हमको कितना रुपया मिलेगा दूसरे करेंसी का, है ना। तो वही एक्सचेंज रेट है। देखिए दूसरे शब्दों में, एन एक्सचेंज रेट इज द रेट, कह रहा है एक्सचेंज रेट एक रेट है एट विच वन नेशनल करेंसी विल बी एक्सचेंज्ड फॉर अनदर करेंसी।
एक देश का जो करेंसी है, वो एक देश का करेंसी जो है वो जो एक्सचेंज होगा दूसरे करेंसी के तुलना में, दूसरे करेंसी से, वो जिस रेट पे होगा ना उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज़, एक्सचेंज रेट। समझ गए ना? एक्सचेंज रेट क्या है? एक रेट है एट विच, जिस पर वन नेशनल करेंसी, एक देश का जो करेंसी है विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी, दूसरे करेंसी के में, मतलब कि एक एक करेंसी का दूसरे करेंसी में जो जिस रेट पर एक्सचेंज होगा ना उसी को एक्सचेंज रेट कहेंगे। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी। इसको इस रूप में भी देखा जाता है ना, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश के जो करेंसी का जो वैल्यू है ना, इस संदर्भ में भी देखा जाता है। मतलब हमारा इंडियन रुपी जो है, एक रुपया, मान लीजिए एक रुपए की बात करते हैं, तो एक रुपए जो आज जो वैल्यू है ना, वो जो फॉरेन करेंसी है, दूसरे करेंसी है, उसके कितने रुपए के बराबर है। मतलब हमारा एक रुपया और जो यूएस डॉलर है वो कितने के बराबर होगा। हमारा एक रुपया और यूएस डॉलर, जो हमारा एक रुपया यूएस डॉलर में अगर कन्वर्जन की बात करें तो कितना हमको यूएस डॉलर मिलेगा? क्या एक रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा, पॉइंट समथिंग है, कुछ है ना? ठीक ना? मतलब वैल्यू के रूप में भी हम देखते हैं, एक देश का जो करेंसी का जो वैल्यू है दूसरे देश का जो करेंसी का वैल्यू होगा वो सेम तो नहीं होगा। तो आप अगर एक्सचेंज करते हैं तो कितना यूनिट लेंगे या देंगे, है ना? इसी को एक्सचेंज रेट हम कह रहे हैं। एकदम सिंपल देखिए और एकदम कम शब्दों में, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस है ऑफ वन करेंसी, एक करेंसी का प्राइस है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। इससे सिंपल तो नहीं हो सकता है। एक्सचेंज रेट प्राइस है एक करेंसी का दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में, है ना? ठीक है, आइए आगे समझते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। ये जो एक्सचेंज रेट है, आज जैसे कि हम बार बार एग्जांपल ले रहे हैं यूएस डॉलर का, कि हमको अगर एक यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा ना, तो आज के डेट में हमको लगभग 74 रुपीज़ के आसपास, 75 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हमको हमको अगर एक यूएस डॉलर लेना होगा तो हमको 70 टू 75 रुपीज़ का खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो एक्सचेंज रेट को, मतलब डेली चेंज हो रहा, बढ़ रहा, घट रहा हमारा, जैसे कि अगर हम बार बार यूएस डॉलर बोल रहे हैं ना, हम लोग उसी ज़्यादा कंपेयर करते हैं। तो अगर यूएस डॉलर को, एक यूएस डॉलर को लेना पड़ेगा तो कभी हम बोलते हैं 72 देना है, कभी 73 देना है, कभी 74 देना है, कभी 75। मतलब इस तरह का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ये किन किन कारणों से होता है? इसको एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो नंबर वन, ये सबसे पहला है इन्फ्लेशन का रेट, है ना? जो कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट है, महंगाई की जो दर है ना, वो एक्सचेंज रेट को काफ़ी अधिक प्रभावित करती है। देखिए ना, चेंज इन मार्केट इन्फ्लेशन, है ना, चेंजेज इन मार्केट इन्फ्लेशन कॉज चेंजेज इन करेंसी एक्सचेंज रेट। ये जो इन्फ्लेशन का जो रेट में चेंजेज आएगा ना, तो वो पक्का है कि जो एक्सचेंज रेट में भी उसके साथ साथ क्या होगा, चेंजिंग आएगा, बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा। अ करेंसी विथ अ लोअर इन्फ्लेशन रेट, मान लीजिए कि कोई एक देश है, वहाँ इन्फ्लेशन का रेट है, कम है ना, देन 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 अनदर्स, दूसरे की तुलना में, विल सी एन एप्रिसिएशन इन दी वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी। मान लीजिए किसी देश में इन्फ्लेशन का जो रेट है दूसरे देश के तुलना में कम है, तो समझिए कि उसका जो करेंसी का वैल्यू है वो ज़्यादा है, अधिक है ना? दी और एक चीज़ जान लीजिए, करेंसी का वैल्यू अधिक होना मतलब कि वो बढ़िया है, फेवरेबल है इकोनॉमी के लिए, है ना? The prices of goods and services increases at a slower rate where the inflation is low. अगर इन्फ्लेशन कम होगा ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज कम दर से महंगी होंगी, है ना? अगर इन्फ्लेशन बहुत अधिक हो गया तो प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज काफ़ी अधिक महंगा हो जाता है, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अ country with a consistently lower inflation rate exhibits a rising currency value, है ना? While a country with higher inflation typically see depreciation in its currency। मतलब कह रहा ना
कि जिस a country with a consistently lower inflation rate, मान लीजिए इन्फ्लेशन का रेट कम है ना, कम रेट से बढ़ रहा है, तो समझिए ना कि वो करेंसी का वैल्यू क्या होगा, उसका बढ़ेगा, है ना, उसका करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। वाइल अ कंट्री, जबकि एक कंट्री विथ हायर इन्फ्लेशन है जहाँ पे उसका करेंसी का वैल्यू क्या होगा, वो गिरेगा, है ना, डेप्रिशिएट करेगा। तो करेंसी का वैल्यू अगर बढ़ेगा या घटेगा किसी भी कारण से, तो एक्सचेंज रेट तो अफेक्ट होगा ही। कोई भी ऐसा कारण जिसके कारण करेंसी का वैल्यू बढ़ा, मतलब करेंसी का वैल्यू बढ़े या घटे, आपके होम करेंसी का वैल्यू बढ़ जाए या होम करेंसी का वैल्यू घट जाए, तो इसका इम्पैक्ट तो एक्सचेंज रेट पे पड़ना ही है, एकदम तय है पड़ेगा, है ना। तो आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है कैसे एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करेगा, देखिए, चेंजेज इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स करेंसी वैल्यू। अगर देश में इंटरेस्ट का रेट जो बदलता है, तो वो ना अफेक्ट करता है किसको, एक्सचेंज रेट को, है ना, करेंसी के वैल्यू के साथ साथ एक्सचेंज रेट को भी अफेक्ट करता है। इंक्रीजेज इन इंटरेस्ट रेट्स, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कॉज अ कंट्रीज करेंसी टू अप्रिशिएट, इसका परिणाम क्या होगा, कंट्री का करेंसी भी बढ़ेगा, है ना। अगर इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा देते हैं तो कहता है कि इसका परिणाम क्या होगा, कॉज अ कंट्रीज करेंसी टू अप्रिशिएट। रीजन क्या है, बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड हायर 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 रेट टू लेंडर। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा है, तो जो लेंडर हैं, जो फंड प्रोवाइडर हैं, उनको अधिक इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, उनको अधिक इंटरेस्ट मिलेगा, देयर बाई अट्रैक्टिंग मोर फॉरेन कैपिटल। अगर देश में इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा है, तो हम लोग करते क्या है ना कि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, और फॉरेन कैपिटल जब बढ़ेगा तो इसका परिणाम क्या होगा, विच कॉजेज अ राइज इन एक्सचेंज रेट। ये बढ़िया है, अगर फॉरेन कैपिटल आप अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो फॉरेन कैपिटल जैसे ही अट्रैक्ट होगा ना, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, इससे एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिसेशन। रिसेशन देखिए, मंदी। When a country experiences a recession, its interest rate are likely to fall. Interest rate क्या होगा, गिरेगा। जब मंदी के दौर से गुजरेगा इकोनॉमी, तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, डिक्रीजिंग इट्स चांसेस टू अक्वायर फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। एज अ रिजल्ट its currency weakens in comparison to that of other countries। और इसका परिणाम क्या होगा, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में आपके करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, गिरेगा, है ना, कमजोर पड़ेगा। देयरफॉर लॉवरिंग द एक्सचेंज रेट, और इसका परिणाम क्या होगा, एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आइए, गवर्नमेंट डेट्स, सरकारी ऋण कह रहा है। ये गवर्नमेंट डेट क्या है, देखिए समझिए, गवर्नमेंट डेट इज अ पब्लिक डेट, इसको पब्लिक डेट भी कहते हैं ना, या नेशनल डेट भी कहते हैं, ऑन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किए हुए रहता है, होल्ड किए हुए रहता है, लिए हुए रहता है। अ कंट्री विथ गवर्नमेंट डेट इज लेस लाइकली टू अक्वायर फॉरेन कैपिटल। जिस देश के गवर्नमेंट के पास ये सरकारी ऋण है, गवर्नमेंट डेट है, वो फॉरेन कैपिटल को ना, मतलब कि बहुत अधिक फॉरेन कैपिटल एक्वायर नहीं कर सकता है, और इसका परिणाम क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होगा तो आपके देश का जो करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, गिरेगा। और जहाँ करेंसी का वैल्यू गिरा, समझ लीजिए करेंसी का वैल्यू घटे या बढ़े, ये दोनों ही इम्पैक्ट प्रभावित करेगा एक्सचेंज रेट को, है ना। तो जो जिस देश के सरकार के पास क्या है, गवर्नमेंट डेट अधिक है, समझिए कि वो फॉरेन कैपिटल को वो कम एक्वायर कर पाएगा, और इसका परिणाम क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन जहाँ आया, महंगाई बढ़ी, तो मुद्रा का वैल्यू क्या होता है, डिक्लाइन करता है, जो कि एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ये एक्सचेंज रेट पे। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये जो ट्रेड है ना, व्यापार का जो व्यापार की शर्तें, ध्यान दीजिएगा, इफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव होकर के काम कर रहे, कोई कंट्री पॉजिटिव होकर के काम कर रहा,
है ना, फेवरेबल ट्रेड की बात करता है, देन इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट पे, है ना। और दूसरी ओर अगर जो ट्रेड है, अगर उसके प्रति उसको वो फेवरेबल उसको फेवर नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड वाइसी वर्सा, है ना। इफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर पॉजिटिव, ये जो व्यापार की जो शर्तें हैं वो पॉजिटिव है ना, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, मतलब कि हम लोग फेवर कर रहे हैं ट्रेड को, है ना, प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो जब जिस देश में ऐसा होगा, पॉजिटिव अप्रोच है, तो क्या होगा कि ये एक्सचेंज रेट पर भी ना ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इसका। और जहाँ ट्रेड का जो टर्म्स है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा, है ना, उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी बहुत बड़ी चीज है। इफ द कंट्रीज पॉलिटिकल स्टेटस इज स्टेबल, मान लीजिए देश में जो पॉलिटिकल जो स्टेटस है वो स्टेबल है, स्थायी है ना, तो होगा क्या, देन देन इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट मोर, तब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वे अधिक इन्वेस्ट करते हैं, है ना, जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाई जाती है। Finally affecting the foreign exchange rate of the country, जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाई जाती है वो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर पाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाते हैं, और इसका होगा क्या, फाइनली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक्सचेंज रेट पर पड़ेगा, है ना। अगर आप फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर पाते हैं तो इससे इकोनॉमी में ना मजबूती आती है ना, और जहाँ इकोनॉमी मजबूती आई तो एक्सचेंज रेट पे भी हमारा क्या होगा, असर पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये कहता है परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी का परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, मतलब जो भी आपके देश में जो जो जिस देश की जिसका गवर्नमेंट है, सीधे सीधे समझिए ना, पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी हर देश में किसी न किसी पार्टी की सरकार है, तो वो जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर अगर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि अभी कहते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो मजबूती की ओर जा रहा है, तो अगर परफॉर्मेंस बढ़िया है ये जो पॉलिटिकल पार्टी का, तो अगेन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा इकोनॉमी पर, है ना। दिस इज ऑल्सो this is also important in attracting investors। वही स्टेबिलिटी से ही मिलता जुलता पॉइंट है। अगर परफॉर्मेंस बढ़िया है सरकार का, पॉलिटिकल पार्टी का, तो अगेन आप ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे टू द कंट्री एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, इसका फॉरेन एक्सचेंज पर असर पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस बढ़िया है देश के पॉलिटिकल पार्टी का, तो आप अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, और जहां इन्वेस्टर्स आपके यहाँ अट्रैक्ट करेंगे, आएंगे, तो इकोनॉमी में मजबूती आएगी, और इकोनॉमी में मजबूती आएगी ना, तो इसका एक्सचेंज रेट पर पक्का असर पड़ेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये कहता है ना कि अ गुड ग्रोथ इन जीडीपी, ये जो जीडीपी है देश का, अगर इसमें ग्रोथ बढ़िया है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द करेंसी, ये जीडीपी बढ़ेगा ना, तो सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट ना करेंसी पर पड़ता है, करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, और इसका क्या होगा, लीडिंग द बेटर एक्सचेंज रेट एंड वाइसी वर्सा। फिर वही कह रहा कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमी में मजबूती आएगी, इकोनॉमी में मजबूती आएगी, करेंसी हमारा क्या होगा, करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, और करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सचेंज ये मतलब कि फेवरेबल है, बढ़िया है इकोनॉमी के लिए। और जीडीपी अगर डिक्लाइन करेगा तो फिर वही इकोनॉमी कमजोर होगा, करेंसी कमजोर होगा, है ना। तो ये करेंसी जहाँ इंक्रीज कर रहा वैल्यू या डिक्रीज कर रहा, मजबूती आ रहा या कमी आ रहा, तो एक्सचेंज रेट पे तो असर पड़ना है, तय है। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या है समझिए, इफ अ कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर किसी देश के करेंसी का वैल्यू मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स विल डिमांड डिमांड मोर, वो उस करेंसी की के डिमांड को बढ़ा देते हैं, ऑफ दैट करेंसी, इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट इन द नियर फ्यूचर,
जो इन्वेस्टर हैं उस करेंसी के डिमांड को बढ़ा देते हैं। अगर किसी करेंसी का वैल्यू बढ़ना होता है तो एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ द करेंसी विल राइज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, और उस करेंसी का क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ेगा ना। विथ दिस इंक्रीज इन करेंसी वैल्यू comes a rise in the exchange rate as well, और साथ साथ उसका एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। मतलब सीधे सीधे समझिए ना, स्पेकुलेशन जो पॉइंट है, कह रहा है कि ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि किसी देश का करेंसी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसके डिमांड को बढ़ा देते हैं। डिमांड जब बढ़ेगा तो उस करेंसी का वैल्यू भी बढ़ेगा, और करेंसी का वैल्यू बढ़ा या घटा, ये हम बार बार बोल रहे हैं, करेंसी का कोई भी ऐसा रीजन जिससे करेंसी वैल्यू किसी देश का बढ़े या घटे तो उसका असर एक्सचेंज रेट पे पड़ेगा। नेक्स्ट है कंट्रीज करेंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ क्या है, पेमेंट्स। कंट्री का करेंट अकाउंट और क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए ये कैसे प्रभाव अफेक्ट करेगा एक्सचेंज रेट को। अ कंट्रीज करेंट अकाउंट रिफ्लेक्ट्स, पहले समझ लीजिए करेंट अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अर्निंग्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये जो करेंट अकाउंट है देश का, ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रेड बैलेंस को, और साथ साथ ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना उस पर उसके ऊपर अर्निंग को, कमाई को, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या कमाई हो रहा है, और ट्रेड बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है करेंट अकाउंट। It consists a total number of transaction including its export, import, debts, etc. मतलब ये जो करेंट अकाउंट है ये क्या कंसिस्ट करता है, इसमें क्या रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को दिखलाते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या इंक्लूड रहता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, डेब्ट, ये सब कुछ उसी में शामिल रहता है करेंट अकाउंट में। अ डेफिसिट इन करेंट अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, a deficit in current account due to spending more of its currency on importing products। आप ना देखिए बाहर इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बढ़िया समझिए, आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, देन इट इज अर्निंग थ्रू सेल ऑफ एक्सपोर्ट्स कॉजेज डेप्रिशिएशन। मतलब कह क्या रहा ना, कोई भी ये जो करेंट अकाउंट में डेफिसिट की बात बोल रहा है, डेफिसिट इन करेंट अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, करेंट अकाउंट में डेफिसिट कब होगा, जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, तो करेंट अकाउंट में डेफिसिट आएगी, है ना। और इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये डेप्रिशिएशन की ओर चला जाता है ना, ये वैल्यू गिरेगा, करेंसी का वैल्यू क्या होगा, गिरेगा आपका। और एक बात क्या बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फ्लक्चुएट्स एक्सचेंज रेट। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फ्लक्चुएट्स एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी। तो मतलब कि सीधे सीधे कह रहा ना कि जो करेंट अकाउंट का जो है, ये जो करेंट अकाउंट है कंट्री का, ये भी अफेक्ट करता है। अगर करेंट अकाउंट में डेफिसिट दिख गया तो करेंसी वैल्यू गिरेगा, है ना। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फ्लक्चुएट्स एक्सचेंज रेट, है ना, ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कुछ ये पॉइंट्स थे, मतलब एक्सचेंज रेट तो समझ गया, एक अगर किसी दूसरे देश के करेंसी को एक्वायर करना है तो उस एक यूनिट को एक्वायर करने के लिए हम उसको कितना यूनिट देंगे, उसको हम एक्सचेंज रेट कहेंगे। और कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते जो मनी का जो वैल्यू है, या तो आपके आपके होम करेंसी का जो मनी का जो वैल्यू है वो बढ़ा दे या घटा दे, कोई भी ऐसा कारण जिसके चलते आपके होम करेंसी का वैल्यू बढ़े या घटे, तो जब बढ़ेगा या घटेगा इसका दोनों का असर एक्सचेंज रेट पर पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में मिला, सबसे पहला इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन के बाद इंटरेस्ट रेट है, देश में किस तरह का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, रिसेशन है, गवर्नमेंट डेट्स है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फिर परफॉर्मेंस है पॉलिटिकल पार्टी का, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, जीडीपी को हम लोग लिए, स्पेकुलेशन है, और कंट्री का करेंट अकाउंट का
करेंट अकाउंट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये सब इम्पैक्ट प्रभावित करते हैं एक्सचेंज रेट को, मतलब कि क्योंकि इनके कारण क्या है, जो करेंसी का वैल्यू है या तो बढ़ता है या घटता है, तो जो करेंसी का वैल्यू बढ़े या घटे वो एक्सचेंज रेट पर असर तो डालेगा ही। सो टॉपिक तो आसान था आज का। आप हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।